आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। लोक प्रशासन का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का आज 12वें नंबर का सेट है। तो चलिए इस सेट में हम लोग 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि अंतर का आधार नहीं है। देखिए स्वैच्छिक संगठन क्या होता है और गैर सरकारी संगठन क्या होता है। देखिए जैसे होता है कि स्वैच्छिक संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिन्होंने स्वयं को एक विधि समूह निकाय के रूप में संगठित कर लिया है ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकें। वहीं गैर सरकारी संगठन एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पंजीकृत संगठन है। तो इसमें जो इसके मध्य का अंतर क्या है, तो वो जो नहीं है वो तो इसका ये हो जाएगा। जैसे ए है लोक हितैषी, बी है सदस्यता और सी है निधियन और डी है पंथनिरपेक्षी एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है। तो देखिए ए दिया है पॉल एपलवी, बी एल डी वाइट, सी हर्बर्ट साइमन और डी है सर जोसिया स्टैम्प। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी करके अलग अलग कूट दिए गए हैं। तो इसमें से दिए पहले दिया ए और बी, फिर बी दिया है केवल बी और सी, फिर तीसरे नंबर पर जो दिया है सी केवल ए सी और डी दिया है ए बी सी डी सभी। तो देखिए जो पॉल एच एपलवी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प ने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य जो है अंतर किया है। लेकिन जो एल डी वाइट है वो दोनों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। तो देखिए जो एल डी वाइट है ये तो अंतर नहीं मानते हैं, लेकिन जो पूछ रहा है अंतर किया है, तो जो अंतर किया है ये भी किया है, ये भी किया है और ये भी किया है। तो इसका उत्तर ए सी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि आंतरिक संचार हो सकता है। तो आंतरिक संचार हो सकता है, ए दिया केवल ऊर्ध्वगामी, बी दिया केवल अधोगामी, सी दिया केवल ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी और डी दिया है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार। देखिए आंतरिक संचार सूचनाओं का वह संचार है जिसमें सूचना के किसी संगठन के सदस्यों तक ऊर्ध्वगामी, अधोगामी अथवा आर पार रूप में पहुंचाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिया इनमें से कौन लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। दिया है ए फ्रैंक मेरिनी, बी दिया है डेविड वाल्डो जिसको डी वाल्डो बोला जाता है, फिर दिया है सी एफ डब्ल्यू टेलर, फिर दिया है एम पी फॉलेट। देखिए जो नवीन लोक प्रशासन जो शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में, देखिए 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव में हुआ था। मेरिनी वो लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मूल तत्वों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंक मेरिनी। अगला प्रश्न है, दिया कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। ठीक है, ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, ए दिया है अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी और अनुच्छेद 243 डी।
तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई तथा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया एवं एक नई 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्य अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया। तो 243 के ए के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243A के तहत किया गया है। नेक्स्ट दिया निर्णय निर्माण के उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करें। निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करना दिया है। ए सूचना की खोज, फिर दिया समस्या की पहचान, सी दिया है विकल्प का चयन, फिर डी दिया है विकल्प की व्याख्या। देखिए अगर निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अनुक्रम की जो सही तरीके से अगर देखा जाए तो समस्या की पहचान पहले किया जाता है, फिर सूचना की खोज की जाती है, फिर विकल्प का चयन किया जाता है और उसके बाद विकल्प की व्याख्या की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। ए है अनुच्छेद 243J, बी है अनुच्छेद 243K और सी है अनुच्छेद 243L और डी है अनुच्छेद 243M। देखिए जो भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243K के संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण एवं निगरानी करना होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन 243 के ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ए संवैधानिक दर्जा, बी दिया है वित्तीय स्वायत्तता, फिर दिया ग्रामीण आबादी से वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, फिर दिया है डी विकेंद्रित नियोजन। देखिए 73वां जो संवैधानिक संशोधन जो था वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता, ग्रामीण आबादी से वंचित वर्गों का सशक्तिकरण प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है। ए है L.D. वाइट, बी है H. साइमन और सी है डी वाल्टो और डी है पिफनर एवं प्रेस्थस। देखिए लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में ड्वाइट वाल्डो ने परिभाषित किया है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारक वुड्रो विल्सन, लैंडल उर्विक, ग्रिफिथ, वियर्स और विलोवी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्वाइट वाल्डो हैं अर्थात ऑप्शन सी जो है डी वाल्डो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी। नेक्स्ट है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक्स पुस्तक के संपादन का नाम बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी। फ्रैंक मैरिनी अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखे हैं। फ्रैंक मैरिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों के प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। ए है कार्यक्रम रणनीतिक मूल्यांकन, बी दिया है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, सी दिया है परियोजना की निगरानी और डी दिया है लागत लाभ विश्लेषण। देखिए कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, नीति मूल्यांकन और उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर की निर्धारित करने पर बल देता है। तो यहाँ पे कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। अगला प्रश्न है
किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधन की योजना के रूप में परिभाषित किया है? ए है कूट्स और ओडोनेल, बी है चेस्टर बर्नार्ड, फिर एम्पी फॉलेट, फिर पीटर ड्रकर दिया है। तो देखिए कूट्स और ओडोनेल के नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पे कूट्स और ओडोनेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नवलोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? ए है निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, बी दिया संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र, सी दिया निष्पादन लक्ष्य, और डी है सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों प्रैक्टिसेज को अंगीकार करना। तो यहाँ पे कूट दिया है, पहला है ए बी दिया है ए बी सी, और तीसरे नंबर पर जो दिया बी सी डी, और डी दिया है सी और डी। तो देखिए नवलोक प्रबंधन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की कमियों से बचने के लिए मध्यम मार्ग है, जिसमें दोनों की सकारात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है। और इसमें जो ए है, जैसे निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग, निगरानी तंत्र और निष्पादन लक्ष्य, यहाँ जो है पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पर आधारित होता है। तो यहाँ पे जो बी है ए बी सी, ये तीनों के तीनों सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। रिक्स का जो फ्यूज मॉडल है वो आधारित है, ए है कृषि पर निर्भरता, बी है समाज में मूल्य प्राप्त करना, सी है राजशाही परिवार का आधिपत्य, और डी है वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। देखिए F.W. रिक्स ने अपने संलयित प्रिज्मीय विवर्तिक मॉडल को अपनी पुस्तक इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने तीनों समाजों का वर्णन किया है। विवर्तित समाज के लक्षण है पारस्परिक कृषि आधारित, शाही परिवार का आधिपत्य, वस्तुओं के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो यहाँ पे ए सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सी तथा डी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। स्वतंत्र नियामक जो आयोग है वो क्या है? अद्वितीय नवाचार है। ए है यूएस प्रशासनिक प्रणाली, फिर है यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, और डी है स्विस प्रशासनिक प्रणाली। देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्र नियामकी आयोग का जो विकास हुआ था वो था 1887 में अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली में हुआ है, जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक हितों की रक्षा व अभिवृद्धि करना। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 10 है और इसका कार्यकाल जो है 5 से 7 वर्ष तक होता है। कार्यकाल कितने वर्ष तक? 5 से 7 वर्ष तक ये चीज होता है। ये आयोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूएस प्रशासनिक प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शामिल नहीं है। क्या है? शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी, और डी है भाषा संबंधी। देखिए एक संगठन में जो संचार का महत्व है, संगठन के प्रबंधक के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है ताकि प्रबंधन के तकनीकी बुनियादी कार्यों को पूरा किया जा सके। स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में तकनीकों को शामिल नहीं किया है। देखिए तो इसका जो तकनीकी है या ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? तो दिया है बजट, फिर ये है प्रशासनिक कानून, फिर है संगठन, फिर दिया है अनुशासन। तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन माना जाता है? ए है वरिष्ठता का सिद्धांत, बी है योग्यता का सिद्धांत, सी है श्रेणी निर्धारण सिद्धांत और डी है अनुशासन सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे किसी संगठन में जो किसी कर्मचारी का पद बदलकर उससे ऊपर वाला पद देना पदोन्नति कहलाता है। इस प्रक्रिया में पद के साथ साथ भूमिका, आर्थिक लाभ की बढ़ोतरी भी होती है। संगठन में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति को सबसे अधिक सिद्धांत माना जाता है। तो इसका जो वरिष्ठता का सिद्धांत हो जाएगा ये सबसे पुराना माना जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? तो देखिए यहाँ पे भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता हो जाएगा स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण और प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए हैं, देखिए यहाँ पे कर्मियों लिखा ना, यहाँ पे हम बोले हैं कि इसको कमियों है, ये जो है ये जो इसको कमियों है, कर्मियों नहीं है बल्कि कमियों को माना जाएगा, जैसे किसी का कमी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण एक जो होता है निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों को ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु संगठित गतिविधि होती है, जो नवीन कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण देना आवश्यक है जो उसके लिए नया है। जैसे कोई काम अगर नया है तो उनको पहले सिखाया जाता है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है बल्कि नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को प्रशिक्षण द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? जैसे किसी का चयन अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला काम कौन है? नीति निर्माण करना, कार्यकारी निर्देश या दोष कोष नियंत्रण या भर्ती? तो देखिए किसी संगठन में आवश्यक जो योग्यता और कौशल के साथ साथ उम्मीदवार का चयन जो है भर्ती प्रक्रिया कहलाती है। चयन की प्रक्रिया का प्रारंभ भर्ती से होता है, जो किसी संगठन का पहला आवश्यक कदम होता है, किंतु भर्ती की प्रक्रिया भिन्न भिन्न संगठनों में भिन्न भिन्न की होती है और सभी संगठनों में अलग अलग माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए भारत में प्रशासनिक सुधार के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सुधार स्वतः परिवर्तन नहीं होता, यह एक ऐसी परिवर्तन है जो प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? ए है एलेक्स एफ ऑफ्स्टन, बी है विलियम गॉर्डन और सी है एंड्रे डेलबैक एवं एंड्रयू वान डे वेन और डी है हर्बर्ट साइमन। देखो बुद्धिमंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग एवं उपयोगी नए विचारों को पैदा करने का एक सच्चा दृष्टिकोण होता है, लेकिन इसके बाद कई कारक हैं जो एक सफल बुद्धिशीलता यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के रास्ते में आ सकते हैं। निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास एलेक्स एफ ऑसबर्न ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? जैसे कोई नियुक्ति अधिकारी है, स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करता है? तो देखिए ये दिया है नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, बी है परीक्षा प्रणाली और सी है पूर्व अनुभवों के अभिलेख और डी है योग्यता का प्रमाण। देखिए किसी भी संगठन का जो नियुक्ति जो अधिकारी है यानी कि नियुक्त अधिकारी है, नियुक्ता अधिकारी भी बोला जाता है, परीक्षा प्रणाली के द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करता है। परीक्षा प्रणाली के 2 प्रारूप हैं, जैसे लिखित और मौखिक भी होता है। नियुक्ति के इन अभ्यर्थियों को इन परीक्षा प्रारूपों से गुजरना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है एक बार जो चयन बोर्ड ने यानी कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने पीजीटी का प्रश्न है, देखिए
ये पीजीटी का प्रश्न है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसके पहले में एक बार विकल्प ए माना था, जो कि यह प्रणाली छँटनी प्रक्रिया है, न कि नियुक्ति प्रणाली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए नियुक्ति और विमुक्ति जो प्रणाली है ये छँटनी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या? मेज या फिर लिखने की मेज, बी है वित्त, सी है निगम, या फिर डी है उत्तरदायित्व। देखिए नौकरशाही शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेज या फिर लिखने की मेज। ठीक है, मेज या फिर लिखने की मेज। प्रत्येक राष्ट्र का शासन व प्रशासन उन्हीं नौकरशाही के इर्द गिर्द घूर्णन करता दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया था? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य द्वारा वर्ष 1900 लगभग ये वर्ष 1900 महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था, जबकि उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1968, देखिए ये 1968 में स्थापित किया गया था, किंतु लागू महाराष्ट्र के पश्चात किया गया। यानी कि इसमें जो है गठन तो स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन लागू कब किया गया? इसके बाद किया गया, यानी कि महाराष्ट्र के बाद, यानी कि 1971 के बाद इसे लागू किया गया। ठीक है ना, तो सिर्फ बनने से कुछ नहीं होता, जब लागू हो जाता तब माना जाता। और जब प्रश्न में है ये पूछ रहा कि कब लागू किया गया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट का ये आखिरी प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए